जिसमें P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N है नंबर ऑफ मोल्स, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T क्या है अपने पास टेंपरेचर, जो कि केल्विन में लेना है। किस में लेना है? केल्विन। K के बराबर K क्या है अपने पास? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। K क्या है अपने पास? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अरे भाई साहब चमका कि नहीं चमका? मोलर मास ऑफ द गैस या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, जो मर्जी बोल दो, मास ऑफ गैस। बहुत आसान, कतई लल्लू। सर जी एक ये फॉर्मूला बन गया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है पवन और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस रफ्तार सीरीज के एक और धमाकेदार नए लेक्चर में, जो कि है अपने पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का लेक्चर नंबर 1। तो बेटा अपना थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर खत्म हो चुका है। आज हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बेटा 2 लेक्चर का चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है। आपने ये चैप्टर ऑलरेडी केमिस्ट्री में कर लिया है, यानी कि अब हम लोग जो 2 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एक तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स, ये आप ऑलरेडी केमिस्ट्री में कर चुके हो, तो आपको बहुत आसान लगेगा। बहुत आसान से सवाल आते हैं आपके नीट में, फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, यानी कि अगर आप हर कंसेप्ट के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन कर लोगे बेटा, गारंटी 200% झंडे गाड़े आओगे जाके पेपर में। तो आसान चैप्टर है, जल्दी से निपटाते हैं इसको। तो भाई आज में क्या करने वाले हैं हम लोग? सर आज सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आइडियल गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो, ये सब बात करेंगे। उसके बाद नई टर्म है आपके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये थोड़ा सा इससे आपके लिए नया हो जाए, बाकी ये 2 चीजें आपने ऑलरेडी देख रखी। ठीक है भाई साहब, तो और समय जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे? आइडियल गैस इक्वेशन से। सर जी आइडियल गैस इक्वेशन क्या है अपने पास? आइडियल गैस इक्वेशन क्या है अपने पास? आइडियल गैस इक्वेशन है अपने पास पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। सबको पता है भाई साहब, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी क्या है अपने पास? आइडियल गैस इक्वेशन है, जिसमें पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन है नंबर ऑफ मोल्स, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी क्या है अपने पास? टेंपरेचर है, जो कि केल्विन में लेना है। किस में लेना है? केल्विन। तो पी क्या है? प्रेशर, वी है अपने पास वॉल्यूम, एन है नंबर ऑफ मोल्स, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी अपने पास टेंपरेचर। सबको पता है, तो मैं एन को लिख देता हूं, बाकी तो आपको पता ही है। एन है अपने पास नंबर ऑफ मोल्स। अब सर जी ये तो होती है अपने पास क्या? ये तो होती है अपने पास आइडियल गैस इक्वेशन। अब इस आइडियल गैस इक्वेशन को हम लोग अलग अलग फॉर्म में मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि एक इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं? सर पीवी इक्वल टू एनआरटी है, एन को मैं क्या लिख सकता हूं? एन को मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स को मैं कैसे लिख सकता हूं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। अरे ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हो आप? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इंटू आर इंटू टी। अब बेटा ये जो चीज होती है अपने पास आर बाय एन ए, आर बाय एन ए अपने पास जो होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है? के के बराबर। के क्या है अपने पास? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के क्या है अपने पास? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अरे भाई साहब चमका कि नहीं चमका? ठीक है, तो आर बाय एन ए को आप क्या लिख सकते हो? आप आर बाय एन ए को के लिख सकते हो, यानी कि पीवी इक्वल्स टू एन के बी टी, ये आ जाएगा अपने पास। पीवी इक्वल्स टू एन के टी अपने पास आ जाएगा, ये फॉर्मूला समझ लग रही है बात? तो हमारे पास क्या हो गई सर? एक इक्वेशन ये हो गई पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है ना। एक इक्वेशन क्या हो गई अपने पास? पीवी इक्वल्स टू एन के टी। यहां पे याद रखना है, यहां पे स्मॉल एन है नंबर ऑफ मोल्स, यहां पे कैपिटल एन है। कैपिटल एन क्या है अपने पास? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ठीक है ना। कैपिटल एन क्या है अपने पास? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो आपको एक ये याद रखना है, एक ये याद रखना है। और भी सर और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी तो पता ही है, इसकी और मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? आप नंबर ऑफ मोल्स को मास के टर्म्स में लिख लो। कैसे? कि सर नंबर ऑफ मोल्स को मैं लिख सकता हूं मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय क्या? मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय व्हाट? मोलर मास ऑफ द गैस, एम नॉट। एम नॉट क्या है अपने पास? मोलर मास ऑफ द गैस, ठीक है ना। तो
पीवी इक्वल टू एन को लिख लिया m बाय एम नॉट आर टी। एम नॉट क्या है अपने पास? मोलर मास ऑफ द गैस या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, जो मर्जी बोल लो आप, मास ऑफ गैस। बहुत आसान, कतई लल्लू, ठीक है ना। तो बेटा यहां से देखो, अगर आप v को नीचे लेके जाओगे तो p, v को नीचे लेके जाओगे तो यहां पे m है, नीचे v जाएगा, v नीचे जाएगा। m क्या है? मास ऑफ द गैस, v नीचे जाएगा तो m बाई v क्या बन जाता है? मास बटा वॉल्यूम क्या बन जाता है? डेंसिटी। तो p इक्वल्स टू, जब v नीचे जाएगा तो m बाई v क्या बन जाएगा? डेंसिटी बन जाएगा, डेंसिटी ऑफ द गैस इंटू आर टी, और m नॉट तो नीचे है ही, तो ये फॉर्मूला बन गया सर जी। एक ये फॉर्मूला बन गया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला बन गया। अरे समझ आया? आसान है, लल्लू है एकदम, ठीक है ना। तो हलवा समझ के आप इसको खा सकते हो। तो भाई साहब अपने को ध्यान में क्या रखना है? सर अपने को ध्यान में 3 फॉर्मूले रखने हैं बस। एक तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पहला फॉर्मूला। दूसरा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला, पीवी इक्वल्स टू कैपिटल एन इंटू के इंटू टी। और तीसरा प्रेशर और डेंसिटी वाला, पी इक्वल्स टू रो आर टी बाय एम नॉट। अरे मैं कहता भैया सब कुछ इसी से निकल जाएगा, सब कुछ इसी से निकल जाएगा, ठीक है ना प्रभु, सब कुछ इसी से निकल जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन छाप देते हैं भाई, तड़ातड़ 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 मचा दें। देखो भाई साहब क्वेश्चन देखो, द इक्वेशन ऑफ अ स्टेट फॉर 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट अ प्रेशर P एंड टेम्परेचर T। आपको क्या करना है? एक गैस है, ठीक है ना, उसकी स्टेट की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है ना। अब कोई भी आइडियल गैस होती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, यही होती है। तो गैस कितनी दे रखी है सर? 5 ग्राम दे रखी है, क्या है? मास ऑफ द गैस है। एंड टेम्परेचर T व्हेन ऑक्यूपाइंग ऑफ वॉल्यूम V विल बी, क्या होगी? अब देखो सर गैस की इक्वेशन क्या होती है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक है। एन क्या होता है सर? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो P इंटू वी, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना दे रखा है सर? 5 ग्राम। अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा सर? ऑक्सीजन है अपने पास, कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस है। अगर ऑक्सीजन गैस है तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सर? 32 होता है, 32 ग्राम होता है ना, ठीक है ना। और स्मॉल एम कितना दे रखा है अपने को? 5 ग्राम दे रखा है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? स्मॉल एम बाय एम नॉट। तो एन को क्या लिख दिया? 5 बाय 32, यानी कि स्मॉल एम बाय एम नॉट, मास अपॉन मोलर मास इंटू आरटी। अरे भाई साहब ये सवाल आया हुआ है, लल्लू सवाल करते ही, ठीक है। तो पीवी इज इक्वल टू 5 बाय 32 आरटी, यही क्या है? स्टेट की इक्वेशन है। कोई 5 ग्राम की ऑक्सीजन गैस है, उसकी स्टेट की इक्वेशन ही है, किसी पर्टिकुलर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखेंगे भाई साहब, भन्नाते हुए एकदम भन्नाट। A given sample of an ideal gas occupies a volume V at a pressure P and absolute temperature T, ठीक है। The mass of each molecule of the gas is small m। यहां पे जो small m है ये क्या है? mass of one molecule, mass of gas नहीं है, mass of one molecule of gas है, ठीक है। इट इज क्लियर है कि नहीं? Which of the following gives the density of the gas? कौन सी चीज डेंसिटी ऑफ द गैस को बताएगी? अब देखो अपने को आंसर में के भी दे रखा है ना, के भी दे रखा है, तो भाई हमको क्या पता है? डेंसिटी बता रही है। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है सर? प्रेशर होता है अपने पास डेंसिटी इंटू आर इंटू टी बाय एम नॉट। अरे भाई साहब यही होता है प्रेशर, ये होता है कि नहीं होता? बिल्कुल सर, प्रेशर ये होता है अपने पास, ठीक है, बिल्कुल ये होता है। अब समझना मेरी बात को, समझना मेरी बात को। क्या करेंगे हम लोग यहां पर? सुनना, आर को क्या लिख सकते हो आप? अरे भाई साहब आर बटा एन ए, अभी मैंने आपको क्या बताया था? के बताया था। तो अपने को इस फॉर्मूले में के भी लेके आना, क्योंकि ऑप्शंस में के है, तो के लेके आना है। क्या लेके आना है? के लेके आना है। तो भाई ऐसा करो, नीचे क्या कर दो? एन से डिवाइड कर दो और ऊपर एन से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो आर बाय एन क्या बन जाएगा सर? के बन जाएगा। तो पी इज इक्वल टू रो के टी बाय
एम नॉट इंटू एन ए हो गया। अरे ठीक है ना भाई साहब, ठीक है ना, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, समझ लग रही है बात? सॉरी सॉरी, ऊपर एन ए, नीचे नहीं एन ए, ऊपर एन ए, यहाँ पे ऊपर एन ए ना, क्योंकि आर बाय एन ए को तो मैंने क्या लिख दिया, के लिख दिया, आर बाय एन ए को मैंने के लिख दिया, तो आर बाय एन ए को तो मैंने क्या लिख दिया, के लिख दिया, ऊपर वाला एन ए रह गया। अब देखो, अब क्या तिकड़म भिड़ाएंगे, अब देखो तिकड़म क्या भिड़ाएंगे सर, एम नॉट बाय एन ए लिख सकता हूं ना मैं इसको, देखो इसको क्या लिख सकता हूं, P इक्वल्स टू रो के टी। अगर मैं एन ए को एम नॉट के नीचे ले आऊं तो कोई गलती है क्या? अरे भाई साहब, ये जो एन ए ऊपर था, एक बार एन ए नीचे मल्टीप्लाई किया, एक बार एन ए ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो आर बाय एन ए तो के बन गया अपने पास, तो इस एन ए को मैं नीचे ले जा सकता हूं एम नॉट के, इस एन ए को, जो ऊपर वाला एन ए, इसको नीचे ले जा सकता हूं, बिल्कुल ले जा सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज बताना मुझे, एक चीज बताना मुझे, क्या कि सर एम नॉट बाई एन ए है क्या, एम नॉट बाई एन ए है क्या? अब मेरे को बताओ, जो मॉलिक्यूलर मास होता है गैस का, वो कितने मॉलिक्यूल्स का मास होता है? सर एवोगाड्रो के बराबर, पता ना सबको, एक किसी भी गैस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितने मॉलिक्यूल्स के मास के बराबर होता है? सर एन ए मॉलिक्यूल्स, यानी कि एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर, जो एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है ना, उतने मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है वही क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। तो ए का कितना होगा सर, एम नॉट बटा एन ए। एक मॉलिक्यूल का कितना होगा सर, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास कितना होता है, एम नॉट, तो ए का कितना, एम नॉट बाई एन ए, तो एम नॉट बाई एन ए तो क्या हो गया, स्मॉल एम हो गया, यानी कि मॉलिक्यूल ऑफ वन मास, ये तो हो गया एम के बराबर। तो यानी कि मैं एम नॉट बाई एन ए को क्या लिख सकता हूं, स्मॉल एम लिख सकता हूं। तो बताओ रो कितना आ गया सर, ये आ गया पी एम बाय के टी। अरे यही तो आंसर आ गया, दिस इज आंसर। अरे आंसर आया, समझ आया कैसे पहुंचे? अरे ठीक है ना, तो पी एम बाय के टी, कुछ नहीं किया, पी बराबर रो आर टी बाय एम नॉट से स्टार्ट किया, ठीक है ना, एन ए से डिवाइड, एन ए से मल्टीप्लाई, आर बाय एन ए को के लिख लिया, एन ए को नीचे ले गया, एम नॉट बाय एन ए को हम लोग स्मॉल एम लिख सकते हैं। मुझे पता है ये सब चीजें आपको आती हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं आती, इसलिए मैं पूरा ऐसे खोल के दिखा रहा हूं। तो ये अपने पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। चलो भाई साहब, तो इतनी चीज आप लोग सबको क्लियर हो गई है? अगर क्लियर हो गई है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो टू वेसल्स सेपरेटेड, टू वेसल्स सेपरेटली कंटेन टू आइडियल गैसेस ए एंड बी। दो वेसल्स हैं, अलग अलग वेसल्स हैं, ठीक है, और उनके अंदर अलग अलग गैसेस हैं, एक में ए गैस है, एक में बी गैस है, दोनों आइडियल गैस है एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है ना, दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम। एक समझो ये वेसल है, इसमें ए गैस है, एक ये वेसल है, इसमें बी गैस है, इसका टेम्परेचर टी है तो इसका टेम्परेचर भी क्या है, टी है। द प्रेशर ऑफ ए बीइंग ट्वाइस दैट ऑफ बी, तो ए का प्रेशर है वो बी का क्या है, ट्वाइस है, यानी कि अगर बी का प्रेशर मैं पी मान लूं तो ए का प्रेशर कितना है, 2p है। Under such conditions, the density of A is found to be 1.5 times the density of B. यानी कि जो जो A की जो डेंसिटी है, इस कंडीशन में देखा क्या गया कि जो A की डेंसिटी है वो 1.5 टाइम्स किसकी डेंसिटी है, B की। तो अगर मैं B की डेंसिटी कुछ रो मान लूं, तो जो A वाला है वो 1.5 टाइम्स क्या है, B की डेंसिटी, यानी कि इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, 1.5 रो। अरे समझ आया? ऐसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं। एक वेसल है जिसमें गैस A है, एक में B है, इसका टेम्परेचर T, इसका टेम्परेचर T। भैया इसका जो प्रेशर उसका डबल इसका प्रेशर है, तो इसका प्रेशर 2p हो जाएगा। इसकी जो डेंसिटी है उसकी 1.5 टाइम्स डेंसिटी किसकी है, ए वाले की। इसकी जो डेंसिटी है उसकी 1.5 टाइम्स डेंसिटी किसकी है, ए वाले की। तो पूछा गया है द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट एम नॉट ए मान लेते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट एम नॉट बी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू रो आर टी बाय एम नॉट। अब देखो आर तो कांस्टेंट है, वो दोनों के लिए, दोनों वेसल्स के लिए सेम ही होगा, रो आर टी और एम नॉट, यही तो अलग अलग है, ठीक है ना। तो भाई साहब अगर मैं बात करूं तो भाई दोनों गैसेस के लिए क्या चीज सेम रहेगी सर, आर सेम रहेगा, और दोनों गैसेस का क्या भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है। तो आर और टी दोनों गैसेस का सेम है, तो इनको तो हटाई दो, यानी कि जो
प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया भाई अपने पास, रो बाय एम नॉट के। अरे भाई साहब रो बाय एम नॉट के, तो यहां से आप बोल सकते हो कि भाई जो एम नॉट हो गया अपने पास यानी कि मोलर मास या बोल लो मॉलिक्यूलर मास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, रो बाय पी। सिंपल, रो बाय पी। तो यहां से आप लगा सकते हो, क्या लगा सकते हैं सर, एम नॉट ए बाय एम नॉट बी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ ए इनटू क्या, प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बी। ठीक है भाई साहब, तो बस लिख दो, इतना तो कर ही लोगे ना यार, इसके आगे तो कर ही लोगे ना भाई साहब। मॉलिक्यूलर जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, डेंसिटी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या, प्रेशर के। अब बाकी इतना काम तो कर ही लोगे ना, सबको आता ना इतना करना। ठीक है, दो गैसेस हैं तो कैसे लगाते हैं इस फॉर्मूले को, दो गैसेस के बीच में कैसे लगाते हैं, इस तरीके से कर लोगे ना इतना। तो भाई साहब डेंसिटी ऑफ ए कितनी है सर, 1.5 रो। ठीक है ना। प्रेशर ऑफ बी कितना है सर, P डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ ए कितना है सर, 2P, और डेंसिटी ऑफ बी कितनी है सर, रो। तो रो से रो गया, P से P गया, तो 1.5 को आप क्या लिख सकते हो, 3/2, तो 3/4 इज द आंसर। तो हमसे रेशियो पूछी गई है तो आंसर कितना हो जाएगा, 3:4। बेटा ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, ऐसे लल्लू क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, at 10 degrees Celsius the value of the density of a fixed mass of an ideal gas divided by its pressure is x। तो बताओ 110 डिग्री सेल्सियस पे रेशियो क्या होगी। क्वेश्चन क्या है, अपने पास फॉर्मूला होता है P इक्वल टू रो आर टी बाय एम नॉट, ये होता है ना, होता कि नहीं। अब उसने बोला कि फिक्स्ड मास ऑफ द गैस, फिक्स्ड मास ऑफ द गैस, ठीक है ना, एक फिक्स्ड मास है गैस का, उसकी बात हो रही है अपने पास। तो बोला कि 10 डिग्री सेल्सियस पर, यानी 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करोगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, 283 केल्विन। टेम्परेचर पहले कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना हो जाएगा 283 केल्विन होगा कि नहीं है, ठीक है ना। और बाद में किसकी बात हो रही है, 110 की, तो बाद में टेम्परेचर टी डैश मान लेते, कितना हो जाएगा अपने पास सर, 110 डिग्री सेल्सियस है तो कितना हो जाएगा 383 केल्विन। ठीक है, तो पूछा क्या गया है कि अगर डेंसिटी को अगर डिवाइड करूं प्रेशर से तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या है अपने पास, x है। तो देखो सबको इधर लेके चले जाओ, एम नॉट बाय आर टी इज इक्वल टू रो बाय पी, ये चीज है अपने पास, इसी की तो बात हो रही है। तो बोल रहा पहले केस में देखो भाई गैस तो वो चेंज कर नहीं रहा, तो ये भी चेंज नहीं होगा, ये भी चेंज नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो आप बोल सकते हो कि भाई साहब रो बाय पी की वैल्यू जो पहले केस में वो कितनी दे रखी है अपने पास सर, एक्स दे रखी है। कितनी दे रखी है, एक्स दे रखी है, जब आपका टेम्परेचर कितना है, कितना 283 केल्विन। समझ लग रही बात। तो यानी कि एम नॉट अपॉन आर, टी की वैल्यू कितनी है 283, वैल्यू कितनी है पी बाय रो की सर, एक्स है। पूछा हुआ जब टेम्परेचर को 110 कर देगा यानी कि 383 कर देगा तो कितनी होगी सर, तो एम नॉट तो एम नॉट ही रहेगा, आर भी आर रहेगा। अब टेम्परेचर को कितना कर दिया 383 कर दिया, इसको मान लेते हैं कुछ, अगर इसको एक्स दे दिया इसको क्या मान लें, कुछ एक्स डैश मान लेते हैं, ठीक है ना। हमसे एक्स डैश पूछा हुआ है, बताओ एम नॉट आर कट गए, ठीक है ना। तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास क्या आ गया, x बटा एक्स डैश इज इक्वल टू आ गया अपने पास 383 बाय 283। एक्स डैश की वैल्यू कितनी आ गई सर, ये आ गई 283 डिवाइडेड बाय 383 इंटू एक्स, ये तो आंसर है। तो 283 डिवाइडेड बाय 383 इंटू एक्स इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक ना, आए हुए क्वेश्चन है सब, इसी लेवल के आते हैं, मुझे पता आप कर लोगे सबके सब, ठीक है भाई साहब। तो मुझे इसमें तो कोई दिक्कत लग नहीं रही कि आप कर नहीं पाओगे, इस टाइप का कुछ है नहीं। चलो तुमने कुछ क्वेश्चंस किए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि भाई साहब ये क्वेश्चन बड़ी काम किया, ठीक है। चलो अब आइडियल गैस की क्वेश्चन देख ली, उसके ऊपर हमने कुछ सवाल भी कर लिए,
ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, लॉज की, ठीक है ना, आइडियल गैस के लॉज की बात कर लेते हैं। आप सबको ये तो पता है ना कि आइडियल गैस क्या होती है, रियल गैस क्या होती है, सबको पता, मुझे पता है, केमिस्ट्री में बहुत बढ़िया सब समझाया गया है। और हमको ये भी पता है कि अगर कोई भी रियल गैस अगर आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है तो वो कब कर सकती है, वो कब कर सकती है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर जो रियल गैस है वो किसकी तरफ जाने लग पड़ती है, आइडियल गैस की तरफ, यानी कि आइडियल गैस की तरफ बिहेव करने लग पड़ती है। यानी कि जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करने लग पड़ती है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। इसको ऐसे बोलते हैं HTLP, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। अरे समझ लग रही है? तो जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरफ टेंड करने लग पड़ती है, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो आपको अगर मैं बना के दिखाऊं तो PV इक्वल्स टू NRT तो सबको पता है। अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लूं, यानी कि 1 मोल, ठीक है ना, n की वैल्यू 1 ले लूं, यानी कि 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल, तो बताओ PV बाय RT किसके बराबर हो जाएगा सर, n के बराबर। अगर 1 मोल ले लूं तो यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना। PV इक्वल्स टू NRT में अगर n की वैल्यू 1 ले लूं तो 1 मोल के लिए PV बाय RT की वैल्यू क्या है, 1 है। तो आप लोगों ने एक ग्राफ देखा होगा केमिस्ट्री में अपने, इधर रखूं मैं प्लॉट, क्या करूं, PV बाय RT, और इधर क्या रख दूं मैं, प्रेशर रख दूं, ठीक है। अब भाई PV बाय RT की तो वैल्यू फिक्स है। अगर मैं 1 मोल गैस की बात कर रहा हूं, 1 मोल गैस की बात कर रहा हूं, और गैस कौन सी ले रहा हूं, आइडियल गैस ही ले रहा हूं, क्योंकि PV इक्वल टू NRT किसकी इक्वेशन है, आइडियल गैस की इक्वेशन है। तो अगर मैं आइडियल गैस की इक्वेशन में n की वैल्यू 1 रख दूं तो PV बाय RT की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, यानी कि फिक्स आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप चाहे प्रेशर से करो, चाहे यहाँ पे आप वॉल्यूम पुट कर देते, जो मर्जी पुट कर देते, उसकी वैल्यू तो फिक्स होती है ना भाई, उसकी वैल्यू तो फिक्स होती है। तो एक कांस्टेंट लाइन आती है अपने पास, ये देखो, ठीक है ना, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, देखो ये एक लाइन आई, इसकी वैल्यू तो फिक्स है ना 1, इसकी वैल्यू तो फिक्स है भाई। PV बाय RT की वैल्यू तो फिक्स है ना 1, चाहे जितना मर्जी प्रेशर को चेंज करो, PV बाय RT हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। PV बाय RT होता क्या, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आपने 1 रख दी, तो चाहे आप जितना मर्जी प्रेशर को चेंज करो, जितना मर्जी आप टेम्परेचर चेंज करो, PV बाय RT हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल ही आएगा। इतनी चीज क्लियर है? तो ये तो है अपने पास आइडियल गैस। लेकिन अगर मैं क्या करता, यहीं पर रियल गैस का प्लॉट लेता, रियल गैस का प्लॉट लेता, रियल गैस का प्लॉट लेता, तो पता कुछ ऐसा आता हो, इस टाइप से, इस टाइप से आता अपने पास क्या, रियल गैस का प्लॉट आता। मान लो आपने ये जो रियल गैस का प्लॉट लिया है, या समझो आपने किसी टेम्परेचर T1 पे लिया है, किस टेम्परेचर पे लिया है सर, किसी टेम्परेचर T1 पे लिया है आपने। ये जो रियल गैस का जो प्लॉट मारा था, ये किस टेम्परेचर मारा, किसी टेम्परेचर T1 पे मारा। अब आप क्या करते हो, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, तो हमको पता है कि हाई टेम्परेचर पर जो रियल गैस है वो किसकी तरह बिहेव करने लग पड़ती है, आइडियल गैस की तरह, ठीक है ना। तो अगर आप टेम्परेचर को हाई करते हो, प्रेशर को क्या करते हो, लो करते हो, टेम्परेचर को हाई करते हो, प्रेशर को लो करते हो, तो रियल गैस किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देती है, किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देती है सर, वो बिहेव करना शुरू कर देती है एक आइडियल गैस की तरह। तो आपने T1 टेम्परेचर पे आपने एक रियल गैस का प्लॉट मारा, तो ये डैश डैश वाली कौन सी गैस का प्लॉट है, रियल गैस का, और ये वाली किसका है सर, आइडियल गैस का। तो अगर मैं क्या करता हूं, टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, ठीक है ना, और प्रेशर को डिक्रीज करता हूं, तो जो अपने पास प्लॉट आता है ना वो कुछ ऐसा आता है, रियल गैस का। यानी देखो पहले ज्यादा नीचे था, यानी कि ज्यादा दूर था आइडियल गैस से, देखो अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं, यानी कि T2 क्या है अपने पास, ग्रेटर देन T1, तो वैसे वैसे देखो आइडियल गैस की जो ये वाली लाइन है, कांस्टेंट वाली लाइन है, उसकी तरफ जा रहा है। देखो पहले नीचे था व्हाइट व्हाइट, अब देखो जो ब्लू ब्लू वाला है थोड़ा सा पास आ गया ना येलो लाइन के। तो जो आइडियल गैस है ये किसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, आइडियल गैस नहीं, जो रियल गैस है वो किसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, आइडियल गैस की तरफ। समझ लग रही है बात? तो ये वाला जो प्लॉट है अपने पास, ये इसका प्लॉट है, यानी कि प्लॉट का मतलब वही ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ है व्हाइट लाइन वाला, ये किसका है,
रियल गैस का, ठीक है ना। ये ब्लू लाइन वाला भी किसका है सर, रियल गैस का ही है, दोनों रियल गैस के, ठीक है। और ये येलो वाला किसका है सर, आइडियल गैस का है। लेकिन अगर मैंने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो जो रियल गैस थी अपने पास T1 टेम्परेचर पे, ये जो उसका ग्राफ था, वो T2 टेम्परेचर पे सर ये वाला ग्राफ आ जाता है, ब्लू वाला। तो इसका मतलब ये क्या कर रही है, रियल गैस किसकी तरफ जा रही है, एक तरह से आइडियल गैस की तरफ जा रही है। समझ लग रही है बात, ठीक है ना। तो आपके लिए बना देता हूं, ये डैश डैश वाला रियल गैस का है, ठीक है ना, एट T1 टेम्परेचर, और ये डैश डैश ब्लू ब्लू डैश वाला, ये भी रियल गैस का है, एट T2 टेम्परेचर। और ये वाला जो सॉलिड लाइन है अपने पास येलो वाली, ये किसकी है, आइडियल गैस की। अरे समझ लग रही है बात, सिंपल सी चीजें मुझे पता है कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रखी हैं, तो कोई मेरे को इतना टाइम इसके ऊपर देने की जरूरत नहीं। लेकिन तब भी अगर किसी को नहीं आती है या किसी का रह गया हो केमिस्ट्री में, तो समझ लो एक बार कि ये रियल गैस थी T1 टेम्परेचर पे। तो जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, प्रेशर को हटा रहे हो, तो ये जो रियल गैस है उसने ग्राफ कैसा ले लिया, ब्लू वाला ग्राफ ले लिया। देखो आइडियल गैस के पास पहुंच गई ना, बस इतना ही समझना था अपने, इतने काम का भी है, ठीक है, अपने फिजिक्स में। तो चल देखो, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, रियल गैस आइडियल गैस तो सबको पता ही है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब देखो, अब अपने पास लॉज आते हैं, तो सबसे पहला जो लॉ आएगा अपने पास वो कौन सा आता है, बॉयल्स लॉ। सबसे पहला जो लॉ आएगा अपने पास वो कौन सा आएगा सर, बॉयल्स लॉ, ठीक है ना। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, ठीक है ना, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, किसी एक गैस के गिवन मास के लिए, ठीक है ना, गैस के गिवन मास के लिए, गैस के गिवन मास के लिए टेम्परेचर को क्या मानते हैं हम लोग, कांस्टेंट मानते हैं। टेम्परेचर को क्या मानते हैं हम लोग, अगर कांस्टेंट मानते हैं, तो अपने पास जो प्रेशर है, प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, वॉल्यूम। अरे समझ आया, बहुत सिंपल। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, यानी कि कोई एक गैस का किसी पर्टिकुलर मास के लिए अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं टेम्परेचर को क्या कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, तो उसका जो प्रेशर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। सिंपल। कोई अपने पास एक पर्टिकुलर गैस है, ठीक है ना, कोई एक पर्टिकुलर गैस है, और उसका अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं, उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं, तो जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, अपने पास वॉल्यूम हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। देख भी सकते हो आप कैसे, कि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, ठीक है ना। तो गिवन मास ऑफ गैस का मतलब क्या है, और फिक्स्ड मोल ऑफ अ गैस, यानी कि उसके नंबर ऑफ मोल्स को आप चेंज नहीं कर रहे हो, फॉर फिक्स्ड मोल ऑफ गैस, ठीक है ना। क्योंकि मास से आप मोल को रिलेट कर लेते हो ना, कि भाई साहब अगर एक गैस का मास चेंज हो रहा है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हो जाएंगे। तो फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, या बोलो फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, या बोलो फॉर फिक्स मास ऑफ अ गैस, अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हो, अगर आपने बोला फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, यानी कि एक आप नंबर ऑफ मोल्स को आपने फिक्स कर दिया, आप नंबर ऑफ मोल्स को छेड़ नहीं रहे, टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लेते हो, यानी कि आपने एन को भी क्या बोल दिया, कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहे, और टेम्परेचर को भी क्या कर दिया आपने, कांस्टेंट कर दिया। अब सर आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही, तो एन आर टी सारे कांस्टेंट हो गया, तो पीवी किसके बराबर हो गया सर, पीवी इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर पीवी कांस्टेंट हो गया तो पी क्या हो गया, एक तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। सिंपल। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो बच्चे, मैं बताऊं होता क्या है, बच्चे ये वाली लाइन खा जाते हैं। मुझे पता है, सबको पता है बॉयल्स लॉ क्या, लल्लू से तो है टेम्परेचर कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ क्या है, लल्लू से तो है टेम्परेचर कांस्टेंट, तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सबको पता है, सबको पता है। लेकिन इसमें ये लाइन बहुत जरूरी है, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, यानी कि फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हो, ठीक है ना, फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस के लिए। तो एक पर्टिकुलर गैस के लिए जिसके नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड हैं, अगर उसका टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, जिसके नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड हैं उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए,
आर तो वैसे ही कांस्टेंट, तो पी भी कांस्टेंट हो जाता है, तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी हो जाता है। तो आप बोल सकते हो यहां से कि सर P1 V1 इज इक्वल टू P2। अगर मैं दो स्टेट की बात करूं गैस की, ठीक है ना, तो P1 V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, P2 V2 के बराबर हो जाएगा। P1 V1 किसके बराबर हो जाएगा, P2 V2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई साहब देखो ग्राफ क्या आएगा पीवी में, पीवी में ग्राफ कैसा आएगा सर, ये P है ये V है, प्रेशर क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, प्रेशर क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो ग्राफ कैसा आएगा सर, हाइपरबोला आएगा। मुझे पता आप लोगों ने ग्राफ देख रखे, केमिस्ट्री में पढ़ रखे। तो जैसे जैसे आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, देखो प्रेशर लगातार क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, देखो प्रेशर डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये जो आपने ग्राफ बनाया ना, ये वाला ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम में, ये किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बनाया है, किसी भी टेम्परेचर टी पे, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बनाया, टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के। लेकिन अगर मैं क्या करूं, अलग अलग टेम्परेचर्स पे ग्राफ देखूं, ठीक है ना, समझो ये P है ये V है, एक ग्राफ बनाऊं मैं T1 टेम्परेचर पर, ठीक है ना, और अब मैं क्या करूं, एक ग्राफ बनाऊं मैं थोड़े से ज्यादा टेम्परेचर पर, यानी किसी टेम्परेचर T2 पर, और T2 क्या है T1 से ज्यादा है। तो सर ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ आएगा अभी भी हाइपरबोलिक ही, लेकिन वो थोड़ा सा उठा हुआ आएगा ऊपर, ये T2 पर। इट इज क्लियर है कि नहीं। तो अगर आप क्या करते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, तो जो ग्राफ है वो क्या करता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ग्राफ क्या कर जाता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। थोड़ा सा बढ़िया बनाते हैं, अच्छा नहीं लग रहा देखने में, ठीक है। इट इज क्लियर है कि नहीं, अब ठीक है, इट इज क्लियर है। अब आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दूं कि इसको हम लोग पता क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं आइसोथर्म्स। क्या बोलते हैं, आइसोथर्म्स बोलते हैं, आइसोथर्म्स। ये जो ग्राफ्स है ना, इनको बोलते हैं हम लोग आइसोथर्म्स, ठीक है। चलो ये तो था पीवी में। अगर सर हमारे पास ग्राफ आ जाए किसमें, पीवी की जगह किसमें आ जाए सर, वीटी में आ जाए, वॉल्यूम और टेम्परेचर में, तो ग्राफ कैसा आएगा। अरे भाई साहब कैसा ग्राफ आएगा, लल्लू सा ग्राफ आएगा। टेम्परेचर तो क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम को चाहे जितना मर्जी इंक्रीज कर लो, तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे ग्राफ आएगा। अगर सर पीटी में ग्राफ आ जाता, प्रेशर टेम्परेचर में, लो भाई साहब ऐसे ग्राफ आता, ठीक है, ऐसे ग्राफ आता। इट इज क्लियर है कि नहीं। तो मान लो अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हो, तो प्रेशर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। ऐसे एरो बना दो कि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाले ग्राफ ऑलरेडी आते होंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आ जाता अपने पास, बॉयल्स लॉ तो हो गया, उसके बाद क्या आ जाता अपने पास, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ क्या कहता है, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, गिवन मास ऑफ अ गैस का मतलब क्या हो गया, उसके नंबर ऑफ मोल्स आपने फिक्स कर दिए, नंबर ऑफ मोल्स नहीं चेंज कर रहे, ठीक है ना। फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, यानी कि एक पर्टिकुलर गैस के मास की बात कर रहे हो, यानी कि पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स की ही बात कर रहे हो गैस की, ठीक है। फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, अगर मैं प्रेशर को क्या कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं गैस के प्रेशर को क्या कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, तो जो वॉल्यूम होता है गैस का, वॉल्यूम होता है गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, टेम्परेचर। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है ना। कैसे सर, देखो भाई साहब, अब पीवी इक्वल टू एनआरटी है, गिवन मास ऑफ अ गैस, तो एन तो फिक्स है अपना, आर भी फिक्स है। अब आपने क्या किया, प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दिया, तो वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया सर जी। तो अगर आप दो स्टेट की बात करो, तो मैं लिख सकता हूं ना, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2।
समझ लग रही है बात? ये फॉर्मूला यूज करोगे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई साहब। तो अब हमको पता है कि सर v क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? कैसे सर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t? pv इज इक्वल टू nRT था, तो v को क्या लिख सकता हूं, nr बाई p इंटू t। भाई साहब n भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, p भी कांस्टेंट है, तो यहां से आ गया अपने पास v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। देखो nrp कांस्टेंट है तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t आ गया। देखो तो अगर मैं vt में कर्व बनाता, v और t में कर्व बनाता, तो सर कैसा कर्व आता, कैसा कर्व आता? भाई साहब ये तो कांस्टेंट है, ये तो कुछ कांस्टेंट है, होल चीज कांस्टेंट है। तो अगर इसको मैं y एक्सिस पे प्लॉट करूं, इसको मैं x एक्सिस पे प्लॉट करूं, ठीक है ना, तो ये तो स्लोप हो गई एक तरह से। तो y इज इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ है, y इज इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ। y स्लोप तो क्या होती है, m होती है, क्योंकि कांस्टेंट है, और t किस पे है अपने पास, x एक्सिस पे है अपने पास। तो y इज इक्वल टू mx, तो y इज इक्वल टू mx कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे वॉल्यूम भी बढ़ेगा। देखो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, t है अपने पास। अब सर इसकी स्लोप क्या होगी, अगर ये एंगल थीटा मान लूं तो स्लोप क्या होगी अपने पास, m, यानी कि tan थीटा वो किसके बराबर होगा, v इज इक्वल टू nrp इंटू t है ना, तो यही तो स्लोप है अपने पास, nrp, nr और नीचे क्या है p, nr डिवाइडेड बाय p, यही तो स्लोप है। तो आप देख के बता सकते हो कि जो स्लोप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, प्रेशर है। स्लोप क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो यानी कि ये जो ग्राफ आपने बनाया होगा ये किसी फिक्स्ड प्रेशर पे बनाया होगा, प्रेशर को कांस्टेंट मानते हुए। समझ लग रही है बात? जो आपने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, ये प्रेशर को कांस्टेंट मानते हुए तो बनाई है, ठीक है ना। अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट लोगे तभी तो v और t में स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है ना। तो यहां से पता चला जो स्लोप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, प्रेशर। तो देखो एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, क्या था, इन द गिवन वीटी डायग्राम, ये वीटी डायग्राम है अपने पास, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर P1 एंड P2, P1 और P2 में क्या रिलेशन होगा। देखो भाई साहब बताओ, P1 बड़ा होगा, P2 बड़ा होगा, क्या होगा। अभी हम लोगों ने देखा कि भाई साहब जो स्लोप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, प्रेशर है, क्योंकि कौन सा लॉ है, चार्ल्स लॉ फॉलो कर रहा है ना ग्राफ। ये किसी P1 प्रेशर पे बनाया गया है, ये जो स्ट्रेट लाइन बनाई गई है ये P1 प्रेशर पे बनाई गई है, और ये वाली जो स्ट्रेट लाइन बनाई गई है ये किसी प्रेशर P2 पे बनाई गई है। दोनों की स्लोप अलग अलग है। स्लोप किसकी ज्यादा है सर, P2 वाले प्रेशर के लिए जो स्लोप है वो ज्यादा है, ठीक है ना। कैसे, थीटा 2 ज्यादा है ना। तो भाई साहब हमको पता है कि जो स्लोप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, प्रेशर होती है। तो सर इसको अगर मैं फर्स्ट लाइन बोलूं, इसको सेकंड लाइन बोलूं, तो सेकंड वाली लाइन की स्लोप क्या है, ज्यादा है। तो स्लोप ज्यादा तो प्रेशर कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो P2 वाला प्रेशर क्या होगा, कम होगा किससे, P1 वाले, सिंपल, ठीक है ना। P2 वाला प्रेशर क्या होगा, कम होगा P1 वाले प्रेशर से। बेटा सच में इतना ही आसान है, इतना ही आसान आता है। फिजिक्स में इतना टफ नहीं है ये दो चैप्टर्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स बहुत आसान है फिजिक्स में। जो भी थोड़ा बहुत टफ होगा वो केमिस्ट्री में होगा, लेकिन फिजिक्स में बहुत आसान है, ठीक है ना। इतनी क्लियर है कि नहीं। तो आपने स्लोप देख ली, θ1 θ2, स्लोप किसकी ज्यादा है सर, सेकंड वाले लाइन की स्लोप ज्यादा है तो उसका प्रेशर कम होगा, ठीक है ना। चलो तो इतनी बातें हम लोगों ने कर ली। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास कौन सा, गेलुसेक्स लॉ, गेलुसेक्स लॉ। भाई सारे गंदे नाम नहीं यार, गंदे नाम तो नहीं है, ठीक है, अजीब नाम है बस थोड़े से, मुझे समझ नहीं आता। उसके मम्मी ने या पापा ने या जो भी घर वाले होंगे, दादा दादी नाना नानी,
क्या सोच के नाम रखा होगा इसका, ठीक है। और जब नाम रख दिया होगा तो स्कूल में क्या होता होगा इसका, तो विचित्र बात है, ठीक है। तो भाई साहब, गे लुसेक्स लॉ, स्पेलिंग में डबल एस आता है क्या, शायद से नहीं भी आता तो हमने डाल दिया आज यार, ठीक है। तो गे लुसेक्स लॉ क्या कहता था कि अगर अगर फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, यानी कि आपने नंबर ऑफ मोल्स को फिक्स कर दिया, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, अगर मैं वॉल्यूम को क्या मान लूं, कांस्टेंट मान लूं, वॉल्यूम को क्या मान लूं, कांस्टेंट मान लूं, तो जो प्रेशर है अपने पास, जो प्रेशर है अपने पास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है अपने पास, टेम्परेचर। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेम्परेचर। फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है ना। कैसे सर बताओ, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, सबको पता है। अपने पास क्या है, एन फिक्स हो गया, आर फिक्स हो गया, और वी को हमने कांस्टेंट मान लिया, तो प्रेशर क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया। तो अगर मैं दो स्टेट की बात करूं गैस की, तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू, आप क्या लगा सकते हो, T1 अपॉन T2, सिंपल। आप ये फॉर्मूला लगाओगे और आंसर धकाधक पाओगे, क्या है इसमें, लल्लू तो है। अब जल्दी से ग्राफ बना देते हैं, बना दे ग्राफ, बताओ क्या बनेगा ग्राफ। सर इधर प्रेशर है, इधर प्रेशर है, इधर टेम्परेचर है। हमको पता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए पीटी कर्व कैसा आएगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, ठीक है ना, ये और ये कांस्टेंट है, तो P इज इक्वल टू एन आर बाई वी इंटू टी, ठीक है ना। इधर प्रेशर को ले लो किस पे, y एक्सिस पे, टेम्परेचर को ले लो किस पे, x एक्सिस पे, और ये तो क्या बन गई, स्लोप बन गई, जो कि कांस्टेंट है, ठीक है ना, स्लोप बन गई ना भाई साहब। तो y इज इक्वल टू mx फिर से बन गया, तो फिर से क्या आ जाएगी अपने पास, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी पासिंग थ्रू ओरिजिन, जिसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप क्या होगी अपने पास, टेन थीटा, जिसको आप m भी बोल सकते हो, जो कि किसके इक्वल है, एन आर बाई वी। यानी कि आपने ये जो कर्व बनाया है, यहां पे आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट मान के बनाया है, ये जो आपने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, ये आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट मानकर बनाई है, ठीक है ना, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट अपना, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो कि भैया जो स्लोप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है अपने पास, वॉल्यूम, ठीक है। इतनी क्लियर है। तो जल्दी से और भी देख लो भाई साहब, कर्व क्या आएंगे इसमें, और कर्व क्या आएंगे सर जी, अगर मैं इसमें बनाता किसका, वीटी कर्व, तो वीटी कर्व कैसा आता सर, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ऐसा, ठीक है ना। पीवी कर्व कैसा आता सर, प्रेशर वॉल्यूम कर्व कैसा आता, पीवी कर्व, ये पी और ये वी, वॉल्यूम तो क्या है, कांस्टेंट है, कैसा आता, ऐसा आता, ठीक है ना। अरे इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज समझ लग रही है बात, ठीक है। तो देखो चार्ल्स लॉ में भी हम लोगों ने सिर्फ वीटी बनाया था, चार्ल्स लॉ में भी आप ऐसा करो बाकी भी बना लो, पीटी बना लो चार्ल्स लॉ का। चार्ल्स लॉ क्या था, जिसमें प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, तो पीटी कर्व कैसा आता चार्ल्स लॉ का, ऐसा आता, प्रेशर कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ का है भाई ये पीटी, ठीक है ना। रह गया था, मुझे लगता कि तुम लोग रोगे सर ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया, इससे बढ़िया करा ही दूं, पीवी कर्व, पीवी कर्व कैसा आता सर, वो भी ऐसे ही आता, अरे प्रेशर तो कांस्टेंट है ना चार्ल्स लॉ में, ऐसे ही आता कि नहीं आता, ठीक है ना। तो ये था अपने पास चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है, ये आ गया अपने पास। नेक्स्ट हम लोगों ने ये देख लिया, वीटी कर्व ऐसा आता, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पीटी कर्व बनवा दिया, पीवी कर्व बनवा दिया। फिर नेक्स्ट है गे लुसेक्स लॉ, वॉल्यूम कांस्टेंट है अपने पास, पीटी कर्व बनवा दिया मैंने,
वीटी बनवा दिया, पीवी बनवा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है अपने पास एवोगाड्रो। कौन सा गाड्रो? एवोगाड्रो। एवोगाड्रोस लॉ, लॉ बोल लो या हाइपोथेसिस बोल लो, एक ही चीज है। एवोगाड्रो क्या कहता है? एवोगाड्रो क्या कहता है? फॉर अ कांस्टेंट, या बोलो फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर और प्रेशर को मैं क्या रखूं? कांस्टेंट रखूं, फॉर अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। अगर किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे बात करी जाए, यानी टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट रखूं और जितनी भी गैसेस हैं उन सबके वॉल्यूम क्या ले लूं? सेम ले लूं, बट जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे ना गैस के, वो भी सेम हो जाएंगे। यही बोलता है बस वो। क्या बोलता है? कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स कर दूं सारी गैसेस के लिए, और सारी गैसेस का वॉल्यूम भी क्या ले लूं? सेम ले लूं, तो अपने पास जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे गैसेस के, वो भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, ठीक है ना। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे। समझ लग रही है बात? फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ये चीज क्लियर है क्या? कैसे सर पता कर सकते हो आप? देखो इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो सर पीवी अपॉन आर भी इधर लेके जाओ, टी भी इधर लेके चले जाओ, इक्वल टू एन। अब एक चीज बताना मुझे सर, अगर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये तीनों अगर सेम है गैसेस के लिए, आर तो कांस्टेंट ही है, तो अगर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सेम है गैसेस के लिए, तो सारी गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे? सेम ही होंगे ना। वही चीज तो है, अगर गैसेस के लिए प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है? सेम है, तो गैसेस के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो भी क्या होंगे? अपने पास सेम होंगे, ठीक है ना। फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखूं, प्रेशर और टेम्परेचर अगर मैं कांस्टेंट रखूं, ठीक है ना, प्रेशर और टेम्परेचर को अगर मैं कांस्टेंट रखूं, हर गैसेस के प्रेशर और टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट रखूं, ठीक है ना, यानी कि फिक्स, तो जो इक्वल वॉल्यूम की जो गैसेस होंगी उन सबके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है। बोल सकता हूं यहां से कि P1 V1 अपॉन T1, R तो हटा ही दो, इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ठीक है। अगर मैं किन्हीं दो स्टेट्स की बात करूं तो आप बोल सकते हो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ठीक है ना। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ठीक है ना। ये क्लियर है कि नहीं? समझ लग रही है? फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल हैव इक्वल नंबर ऑफ। सिंपल था, बहुत इजी, इजी पीजी, लेमन स्क्वीजी, ठीक है। चलो भाई साहब, तो ये तो अपने पास थे एकदम टटपुंजिए से लॉज, जो कि आपको ऑलरेडी आते थे। अब बात कर लेते किसकी? डिग्री ऑफ फ्रीडम की। किसकी बात कर लेते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? ये एक तरह से है नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट
नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट वेज ऑफ मूवमेंट, number of possible independent ways of movement of atoms of a molecule। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं कि कितने पॉसिबल वेज हैं, कितने पॉसिबल वेज हैं जिससे किसी भी मॉलिक्यूल के, गैस के मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट वेज ऑफ मूवमेंट ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ठीक है ना? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, ठीक है ना? तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको क्या बताया है, वैसे इसकी कहानी बहुत अलग तरीके से लिखा होता है बुक्स में, लेकिन बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया कितने पॉसिबल इंडिपेंडेंट वेज हैं जिससे कोई भी गैस के मॉलिक्यूल के एटम्स मूव कर सकते हैं, यानी कि मूवमेंट शो कर सकते हैं। कितने नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट वेज हैं, यानी कितने पॉसिबल तरीके हैं, कितने पॉसिबल तरीके हैं जिससे गैस के मॉलिक्यूल्स के एटम्स मूवमेंट कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब सुनना, अब देखो गैसेस अपने पास कैसी कैसी हो सकती हैं सर? मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब क्या है? उसके गैस के मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, मोनो एटॉमिक। ठीक है ना? तो बेटा जो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसको हम लोग एफ से शो करते हैं। कैसे शो करते हैं? एफ से। क्या पता आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा हो? ठीक है, तो मोनो एटॉमिक, अगर अपने पास गैस है, मोनो एटॉमिक का मतलब एक ही एटम, तो अगर एक एटम है गैस का, ठीक है ना, मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, तो बताओ उसके पास कौन कौन से पॉसिबल वेज हैं, कौन कौन से पॉसिबल वेज हैं मूवमेंट के? सर एक तो एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर सकता है, ठीक है ना, एक वो वाई में भी कर सकता है, एक में सर वो जेड में भी कर सकता है। भाई साहब, एक गैस का मॉलिक्यूल का एक एटम है, कौन सा है? मोनोएटॉमिक गैस का। ठीक है, जो मोनोएटॉमिक गैस है उसके मॉलिक्यूल में एक ही एटम होगा, तो ये सर एटम एक्स में जा सकता है, या तो वाई में जा सकता है, या वो जेड में आ सकता है। तो उसके पास कितने पॉसिबल वेज है मूवमेंट के? तीन, बस तीन ही वेज तो है। ठीक है ना, तो इसलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी अपने पास? 3 हो गई। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई अपने पास? 3 हो गई भाई साहब। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई इसकी? 3 हो गई। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? सिमिलरली अपने पास क्या आ जाता है? डाई एटॉमिक गैस। कौन सी गैस? डाई एटॉमिक गैस। डाई एटॉमिक जो गैस होती है अपने पास, डाई एटॉमिक गैस, ठीक है भाई साहब, डाई एटॉमिक जो गैस होती है अपने पास, उसके मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होते होंगे सर? 2 एटम्स। कितने एटम्स होते होंगे? 2 एटम्स होते, तभी तो डाई एटॉमिक है ना। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते होंगे? 2 एटम। सर ये अपने पास है, एक ये एटम, एक ये एटम, समझो बीच में बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, अब बताओ, सबसे पहले चलने के हिसाब से बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सर ये जो अपने पास पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है, ये एक्स डायरेक्शन में जा सकता है, ये वाई डायरेक्शन में भी जा सकता है, और ये जेड में भी जा सकता है। ठीक है ना? क्या समझो, ये पेन है, इधर पे एक एटम लगा, इधर पे एक एटम लगा, समझ लग रही बात? ये समझो बॉन्ड समझ लो, इधर पे एक एटम लगा, इधर पे एक एटम लगा, किधर जा सकता है सर ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल? सर एक्स में जा सकता है, एक्स में ट्रांसलेट कर सकता है, सर वाई में भी तो ट्रांसलेट कर सकता है, सर वो जेड में भी तो ट्रांसलेट कर सकता है। तो एक तरह से ट्रांसलेशनल कितनी फ्रीडम उसके पास सर? 3। ट्रांसलेशन फ्रीडम कितनी है? 3। भाई मोनोएटॉमिक के पास क्या था? कितनी फ्रीडम थी ट्रांसलेशन? सर 3 थी। ठीक है ना, और तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जो अपने पास डायटोमिक होता ना, उसके पास 3 ट्रांसलेशनल एक्स, वाई और जेड, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो होती ही होती है। ठीक है ना, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो होती, लेकिन साथ में 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होती है। कैसे सर? ये नहीं समझ आया? अब देखो, समझना बेटा, इस एक्सिस के अबाउट, ये जो अपने पास मॉलिक्यूल है जो कि 2 एटम से बना हुआ, ऐसे घूम भी तो सकता है ऐसे, यानी कि
इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे घूम सकता है कि नहीं घूम सकता, ठीक है ना, घूम सकता है कि नहीं घूम सकता, एक ऐसे घूम सकता है, और सर ये वाली जो एक्सिस है इसके अबाउट तो ऐसे घूम सकता है, ठीक है ना। तो एक तो इस एक्सिस के अबाउट घूम सकता है ये ऐसे यूं ऐसे ऐसे करके, और एक इस एक्सिस के अबाउट घूम सकता है, ठीक है, इट इज क्लियर है कि नहीं। तो भाई साहब एक इस एक्सिस के अबाउट घूम सकता है, इस एक्सिस के अबाउट घूम सकता है, तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम और हो गई सर, 2। कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम और हो गई, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और हो गई। ये कौन सी होगी, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये कौन सी है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, डीओएफ। डीओएफ का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और 2 क्या हो गई अपने पास, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। 2 क्या हो गई अपने पास, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल में कितनी हो गई, टोटल में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, टोटल में कितनी होगी अपने पास, 5 हो गई, ठीक है ना। तो कोई भी आपसे पूछे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ डायटोमिक गैस की, डायटोमिक गैस की, तो आपने टोटल ही बतानी है। टोटल कितनी होगी सर, 5 होगी, 3 ट्रांसलेशन 2 रोटेशन। अब मैं बताऊं बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर 3 आपकी समझ आ गई ट्रांसलेशन वाली, एक्स में गया, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है। रोटेशन की आपने 2 ही क्यों लिखी, 3 क्यों नहीं लिखी, सर आपने एक वाई एक्सिस के अबाउट घुमा दिया, एक एक्सिस के अबाउट, जेड के अबाउट तो घूम सकता है। आ रहा है कि डाउट नहीं आ रहा, बेटा एक चीज बताना, एक्स एक्सिस के अबाउट घूमे यानी कि वाई एक्सिस के अबाउट घूमे तो ऐसे ऐसे घूमेगा, घूमेगा नहीं घूमेगा, और जेड एक्सिस के अबाउट घूमे तो भी देखो सिमिट्री वही है, ऐसे घूम रहा है, तो वो सिमिट्री वही रहती है। सिमिट्री चेंज कब हो रही है, देखो अगर वाई एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना, तो इसको 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लो रोटेशन, और एक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो ऐसे घूम रहा है, सिमिट्री चेंज हुई ना, तो इसलिए वाई को 1 कंसीडर कर लिया और एक्स वाली को 1 कंसीडर कर लिया, तो 2 गए। लेकिन अगर आप जेड वाली को देखो तो इधर पे भी एक एटम, इधर पे भी एक एटम, तो ये वैसे ही हो गया एकदम से वाई जैसा, तो इसलिए हम लोग जेड वाले को कंसीडर नहीं करते हैं। समझ लग रही बात, पता नहीं तुम लोगों के दिमाग में सवाल आया भी कि मैंने बस अपनी तरफ से ही बता दिया, अगर नहीं आया तो समझ आ गया ना क्यों हम लोगों ने जेड वाले को कंसीडर नहीं किया, क्योंकि जो वाई के अबाउट सिमिट्री है, एक इधर एक इधर, वही जेड के अबाउट सिमिट्री बन जाती है, ठीक है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग सिर्फ एक्स का कंसीडर करते हैं और वाई का कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। इतनी क्लियर है कि नहीं। तो अपने पास कितनी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, तो हो गई 3 + 2 यानी कि 5। अब नेक्स्ट देखो अपने पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है अपने पास, नेक्स्ट आ जाता है अपने पास पॉलीएटॉमिक गैस। पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या है भाई साहब, दबा के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने, मतलब दबा के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दबा के नंबर ऑफ एटम्स होंगे। पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या है, 2 से ज्यादा एटम्स हो जिसमें। मोनोएटॉमिक का मतलब मॉलिक्यूल में एक ही एटम। डायटोमिक का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल में 2 एटम है। तो भाई साहब मोनोएटॉमिक गैस के एग्जांपल क्या हो जाएंगे सर, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है ना, क्रिप्टन, जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं वो सारी किस में चली जाएंगी, मोनोएटॉमिक गैसेस के कैटेगरी में चली जाएंगी, उनके मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है। डायटोमिक में क्या हो जाएगा सर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी आ जाएंगी अपने पास। एक इसके एग्जांपल है अपने पास डायटोमिक के, यानी कि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बात करूं पॉलीएटॉमिक गैस की, पॉलीएटॉमिक गैस का मतलब क्या है, जिसके एक मॉलिक्यूल में 2 से क्या हो, ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगर मैं CO2 की बात करूं तो ऐसा बनता है अपने पास, CO2 को जो मॉलिक्यूल बनता है वो अपने पास लीनियर है, लीनियर मॉलिक्यूल है। पॉलीएटॉमिक तो है लेकिन लीनियर है। तो अपने पास पॉलीएटॉमिक भी 2 टाइप के आते हैं। एक तो कैसे आते हैं अपने पास, लीनियर वाले, और एक होते हैं नॉन लीनियर वाले, ठीक है ना। एक होते हैं लीनियर वाले और एक होते हैं नॉन लीनियर वाले, एक होते लीनियर एक होते नॉन लीनियर। तो CO2 क्या आ गया, लीनियर। तो अगर तो अपने पास लीनियर है तो कुछ सोचो, ये जो है अपने पास ये किधर किधर जा सकता है सर, ट्रांसलेशन क्या क्या हो सकती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सर ये ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, तो 3 तो हो गई ट्रांसलेशन,
ठीक है ना। रोटेट कैसे 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 कर सकता है सर? एक तो एक्स एक्सिस के अबाउट और एक वाई एक्सिस के अबाउट। जेड एक्सिस के अबाउट करेगा तो वही बन जाएगा सिमेट्री वाइज जो कि वाई के अबाउट है। तो इसके पास कितनी आ गई? 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। तो टोटल में कितनी हो गई? 5। तो भाई साहब अगर अपने पास लीनियर मॉलिक्यूल है, अगर अपने पास क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल है, तो लीनियर मॉलिक्यूल के केस में, लीनियर मॉलिक्यूल के केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है यानी कि डीओएफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो कितनी आती है अपने पास? 5। अगर अपने पास लीनियर मॉलिक्यूल है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आती है अपने पास? 5 आती है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर अपने पास क्या है, नॉन लीनियर, कैसा है अपने पास? नॉन लीनियर, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन लीनियर है भाई साहब। कैसा है? नॉन लीनियर है। तो उसमें कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी? अब देखो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल का एग्जांपल मैं क्या ले सकता हूं? जैसे क्या एग्जांपल ले लूं मैं? H2S ले लूं? H2S सही रहेगा, ठीक है H2S ले लेते हैं, ठीक है ना। एक ये ले लो, एक ये ले लो, ठीक है ना। H2S ले लिया मैंने। लोन पेयर वोन पेयर नहीं दिखा रहा मैं, काम नहीं उनका, ठीक है। तो भाई साहब H2S आ गया अपने पास, ठीक है ना, H2S गैस, ठीक है भाई साहब। तो ये क्या है अपने पास? एक नॉन लीनियर यानी कि स्ट्रेट नहीं है। तो हो क्या क्या सकता है सर? इनके पास तीन तो क्या होगी, तीन तो क्या होंगी? ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी कि भाई साहब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है ना। जेड एक्सिस बाहर की तरफ, ठीक है। ये तो समझ लग रही बात? यानी कि जो मॉलिक्यूल है वो ट्रांसलेट कर सकता है, एक्स में भी ट्रांसलेट कर सकता है, वाई में भी ट्रांसलेट कर सकता है और जेड में भी ट्रांसलेट कर सकता है। तो तीन तो क्या हो गई इसकी? ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना। तीन हो गई इसकी ट्रांस, ठीक है ना। और तीन ही हो जाती है इसकी कितनी? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल में कितनी हो जाती है? 3 + 3 6 हो जाती है। 3 + 3 6 हो जाती हैं। समझ लग रही है बात? ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो इसमें ये तीन तरीके से रोटेट कर सकता है। ये थोड़ा सा 3D वाला है तो इसलिए मैं आपको रोटेशन दिखा नहीं सकता, ठीक है। तो आप बस याद कर लो क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि आपको दिखाना, वो तो मैंने आपको पिछले बारे में दिखा दिया था, इजी था दिखाना। यहाँ पे इजी नहीं है। अगर मेरे पास कोई 3D का डायग्राम होता, मेरे पास ऐसे स्ट्रक्चर होता तो मैं आपको जरूर दिखा देता कैसे रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो अपने पास क्या है, ट्रांस और रोटेशन। तो तीन अपने पास ट्रांसलेशन, तीन ही अपने पास क्या है? रोटेशनल, ठीक है ना। ट्रांसलेशनल और तीन ही क्या है अपने पास? रोटेशन। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है। तो भाई साहब इसके पास तीन क्या आएंगे अपने पास? रोटेशनल, ठीक है ना। पिछले वाले में दो ही आ रही थी रोटेशन, क्यों? क्योंकि सर वाई और जेड के अबाउट सेम ही हो जाता, इसलिए एक ही मान लो इनको। लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां पर तीन आ जाएंगी, यहां पे सेम नहीं होगा, ठीक है ना, इसलिए तीन आ जाती है। तो अपने पास कितनी हो जाती है? 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाती है अपने पास किसकी? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल अगर अपने पास कौन सी गैस है? पॉली एटॉमिक। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? अब देखो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ और आती है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम और आती है जिसको हम लोग कहते हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कहते हैं हम लोग? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब सर ये जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये कब आती है? वेरी हाई टेम्परेचर पर। जब टेम्परेचर क्या हो? वेरी हाई, वेरी हाई टेम्परेचर पर, जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होना तब आती है। तो होता क्या है कि जो डायटोमिक गैस है या बोलो पॉलीएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होती। ये किस किस में आती है? ओनली डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक, ठीक है ना।
यानी कि दो मॉलिक्यूल मतलब दो एटम्स हो मॉलिक्यूल में या दो से ज्यादा एटम्स हो, उन्हीं के लिए है ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कब आती है? हाई टेम्परेचर्स पर आती है। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कब आती है? हाई टेम्परेचर्स पर आती है। किन में आती है सर? या तो डायटोमिक गैस में आती है या पॉलीएटॉमिक गैस में आती है, यानी कि एक मॉलिक्यूल में दो एटम हो या दो से ज्यादा एटम हो, उन्हीं में आती है। अब होता क्या है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आप ऐसे समझो कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो एटम्स हैं, कोई भी दो एटम्स हैं उनके बीच में समझो स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक है ना? तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ऐसे करके वाइब्रेट करने लग पड़ते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या कहते हैं हम लोग? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो भाई साहब, जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है ना, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो डायटोमिक गैस के लिए क्या होती है? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस के लिए कितनी होती है? वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस के लिए कितनी होती है सर? एक होती है। कितनी होती है? एक, 1। याद रखना, डायटोमिक गैस के लिए कितनी होती है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम? सर 1 होती है। हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर डिग्री ऑफ फ्रीडम। कौन सी वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस के लिए क्या होती है? 1 होती है। क्योंकि अगर डायटोमिक गैस है तो इसका मतलब दो ही एटम्स हैं, एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, टिक 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 ऐसे वाइब्रेट करेंगे। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या है अपने पास? 1 है। डायटोमिक गैस के लिए जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या है? 1 है। लेकिन पॉलीएटॉमिक गैस के लिए, पॉलीएटॉमिक में अगर अपने पास कैसी है? लीनियर है, तो उसके लिए जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, 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 वो कितनी होगी? बताओ कितनी होगी? अगर अपने पास लीनियर मॉलिक्यूल होगा जैसे CO2 टाइप का, तो क्या होगी? वो होगी अपने पास 3 इंटू एन माइनस 5। क्या होगी? 3 इंटू एन माइनस 5। एन क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। समझ लग रही है बात? इट इज क्लियर है कि नहीं? नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एन क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास क्या है? ये हो जाता CO2। CO2 में अगर आप बहुत हाई टेम्परेचर करते तो ट्रांसलेशन तो था ही था, दो क्या था अपने पास? ये ट्रांसलेशन थी, ये क्या थी अपने पास? दो रोटेशन थी। लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर पे इस पे क्या आ जाती? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ जाती। बहुत हाई टेम्परेचर पे क्या आ जाती? इसके पास वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आती। कितनी आती सर? 3 इंटू एन माइनस 5। एन कितना है? नंबर ऑफ एटम्स कितने? 1 2 3। तो 3 इंटू एन, 3 इंटू एन माइनस 5, तो कितनी हो जाती है अपने पास? 3 3 9 माइनस 5 यानी कि 4 आ जाती। कितनी आ जाती है अपने पास? 4। समझ लग रही है बात? तो अपने पास इसमें जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आती, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आती जो इसमें, इस वाले में, वो कितनी आ जाती? 3 इंटू नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3 है, 1 2 3, ठीक है ना, माइनस 5। कितनी हो जाती है अपने पास? 9 माइनस 5 यानी कि क्लियर है? ये आ जाती है अपने पास वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाती सर? 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशन और 4 वाइब्रेशन। तो टोटल कितनी हो जाती है डिग्री ऑफ फ्रीडम हाई टेम्परेचर पे? बेटा हाई टेम्परेचर पे कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती इस पॉलीएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल की? CO2 की कितनी होती? 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशन और 4 वाइब्रेशनल। तो टोटल कितनी हो जाती? 9। वैसे ही पूछा नहीं जाता, लेकिन मेंस में आ चुका है एक बारी, तो मैं इसलिए करवा रहा हूं, ठीक है ना? इट इज क्लियर है कि नहीं? सिमिलरली अगर मैं किसकी बात करूं, अभी तो मैंने बात करी पॉलीएटॉमिक लीनियर की। अगर अपने पास पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर हो जाए, जैसे H2S था अपने पास,
उसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी? तो उसके केस में जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी यानी कि हाई टेम्परेचर पे, उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 3n-6। n वही है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो। तो अगर मैं H2S की बात करूं, जैसे अपने पास H2S था, ये S था, ये H था, ये H, ये क्या है? नॉन लीनियर है। तो इसमें कितनी होंगी भाई साहब हाई टेम्परेचर पे? बताओ कितने नंबर ऑफ एटम्स है? 1 2 3। तो यहां पे थी 9-6, तो यानी कि वाइब्रेशनल जो इसके अंदर होती डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितनी हो जाती है अपने पास? 3 × 3 - 6, यानी कि समझ लग रही है बात? तो ये होती है अपने पास वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो भाई साहब क्या है नॉन लीनियर के पास? नॉन लीनियर के पास क्या होती है सर? 3 ट्रांसलेशन होती हैं, 3 रोटेशनल होती हैं, और 3 ही क्या होती हैं अपने पास? वाइब्रेशन होती है हाई टेम्परेचर पे। तो टोटल कितनी होगी अपने पास? 9। ठीक है ना? इतनी क्लियर है कि नहीं? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे कितनी हो जाएंगी? समझ लग रही बात? H2S वाले के पास कितनी हो जाएंगी हाई टेम्परेचर पे? 9 हो जाएंगी अपने। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो यही था अपने पास आज के लिए। ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम लोग बार बार रोने लग पड़ते, थोड़ा सा भी लेक्चर बड़ा होता है। सर जी 2 घंटे का लेक्चर हो गया, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। इतने कर रहे हैं आज के लिए, तुम्हारी छूट है। 1 घंटा 11 मिनट का ही लेक्चर है, आज इतना ही करते हैं हम लोग। ठीक है ना? तो आज का लेक्चर बस इतना ही, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, क्वेश्चन तो हम लोग साथ साथ करते ही हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? और खत्म भी कर देंगे। छोटा सा चैप्टर है, 2 लेक्चर में आराम से खत्म हो जाएगा। आज का 1 लेक्चर हो गया, 1 लेक्चर नेक्स्ट क्लास में हो गया। तो जल्दी से हम लोग अपनी थैंक यू वाली स्लाइड को ले आते हैं। भाई साहब वही, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, और पढ़ते रहें कि पढ़ाई बहुत जरूरी। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए